हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो जो एंट्रोपी का कंसेप्ट था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया था क्लॉसियस ने इन 1854 वाइल वर्किंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो एंट्रोपी है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, और जब हम थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं तो एंट्रोपी एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक हमने क्या लिया, यहाँ पे एक पीवी डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके अंदर हमने आइसोथर्मल्स अब नेक्स्ट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ आइसोथर्मल्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय I1, I2, I3। तो हमारे पास क्या है, ये एक I1 आइसोथर्मल है, एक I2 भी क्या है आइसोथर्मल है। जो I1 आइसोथर्मल है वो एट टेम्परेचर T1, I2 आइसोथर्मल है वो क्या है हमारे पास एट टेम्परेचर T2। सिमिलरली हमने क्या करे, बहुत सारे हमने आइसोथर्मल्स ड्रॉ किए। हम लोग फिगर में सिर्फ 3 आइसोथर्मल्स ही दिखाएंगे। जो I3 आइसोथर्मल है वो है एट टेम्परेचर T3, हमने शो किया ऑन एन इंडिकेटर डायग्राम। और जो A1 और A2 हमने यहाँ पे शो करेंगे, हम लोग A1 है हमारे पास एंड A2। जो A1 A2 है हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास अडियाबैटिक कर्व। A1 A2 हमारे पास क्या है, A1 एंड A2 आर 2 अडियाबैटिक्स जो कि आइसोथर्मल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और जो आइसोथर्मल्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट I1 आइसोथर्मल को जो A1 है वो इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, A2 कर रहा है B पे। सिमिलरली C, D, E, F। तो हमारे पास क्या हो गए, जो A1 और A2 2 अडियाबैटिक्स थे वो क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल्स को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A, B, C, D, E एंड F। अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं, तो जो हमारे पास A, B, C, D है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और D, C, F भी क्या कर रहा है, एक अनदर कार्नोट साइकिल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या अज्यूम किया, हमने लिया कि ड्यूरिंग द AB प्रोसेस में क्या कर रहा है, Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या कर रहा है, वो सिंक सोर्स से अब्जॉर्ब कर रहा है, और जो Q2 हीट है वो क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है टू द सिंक ड्यूरिंग द साइकिल ABCD। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कार्नोट साइकिल हमने जब पढ़ा था तो हमारे पास क्या आता है कि Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2, ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली अब हम अगर दूसरा कार्नोट साइकिल देखें, अनदर हमारे पास क्या है DCEF, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हमारे पास DCEF में भी Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है सिंक को। तो हमारे पास DCEF में भी क्या आ जाएगा कि Q2 बाय T2 इज इक्वल टू Q3 बाय T3। अब अगर हम लोग क्या करें, अब आगे आगे और आइसोथर्मल लेते रहे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हम ले तो Q3 बाय T3 इज इक्वल टू Q4 बाय T4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2 इज इक्वल टू Q3 बाय T3, और ये क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे A1 और A2 2 अडियाबैटिक्स हैं। तो अगर हमें A1 से A2 में अडियाबैटिक में जाना है तो आइदर तो या तो हमें अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, या फिर हमें अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी करेंगे, तभी हम एक अडियाबैटिक से दूसरे अडियाबैटिक पर जा सकते हैं। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम अब्जॉर्ब करेंगे और लिबरेट करेंगे किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर हायर टेम्परेचर होगा तो मोर इज द अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी और लिबरेट होगी, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि
आपको सबको। तो अगर हमें A1 और A2 हमारे पास 2 अडियाबैटिक्स हैं और हमें एक अडियाबैटिक से दूसरे अडियाबैटिक कर्व की तरफ जाना है, तो या तो हम फिगर्स में भी देख सकते हैं कि या तो अगर A1 से हमें A2 में जाना है तो उस सिस्टम को या तो हीट क्या करनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, या हीट क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तभी वो एक अडियाबैटिक से दूसरे अडियाबैटिक पर जा सकता है। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी, अब्जॉर्ब्ड होगी और लिबरेट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इन जनरल अगर हम जनरल की बात करें कि अगर Q है, इफ़ Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T, जो Q है वो क्या, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन गोइंग फ्रॉम वन अडियाबैटिक टू अनदर। अगर जो Q है वो अमाउंट ऑफ हीट हम अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम वन अडियाबैटिक टू अनदर, इन गोइंग फ्रॉम वन अडियाबैटिक टू अनदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q बाय T आ जाएगा। तो Q बाय T क्या है, कांस्टेंट। तो दिस कांस्टेंट क्वांटिटी जो हमारे पास आई थी उसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन द स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू अडियाबैटिक्स। तो द कांस्टेंट रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो है जो हमारे पास, द कांस्टेंट रेशियो Q बाय T, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द एंट्रोपी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी, इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी between the two states represented by the two adiabatics. तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटीज़ ले ली जिसको हम एंट्रोपी बोलेंगे कि S1 एंड S2 जो है, हमने दो क्या लिया, आर्बिट्रेरी क्वांटिटीज़ ली हैं, B रिस्पेक्टिवली दी, क्या होगी, B रिस्पेक्टिवली दी एंट्रोपी ऑफ टू अडियाबैटिक्स। मतलब S1 और S2 क्या हो गए, एंट्रोपी हो गए टू अडियाबैटिक्स का। S1 किसका हो गया, A1 का, और S2 किसका हो गया, A2 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 एंड A2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही थी, Q एट टेम्परेचर T, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हमारे पास अडियाबैटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज लाई कर रहे हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि dQ इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और ds क्या हो रही है, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, ds, अगर हमारे पास जो अडियाबैटिक है वो क्या है, बहुत पास पास है, तो चेंज इन एंट्रोपी हम तो क्या लिख सकते हैं, हम उसको ds लिख सकते हैं। तो ds इज इक्वल टू dq बाय t। dq क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। तो जो dq है वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन गोइंग फ्रॉम वन अडियाबैटिक टू अनदर, कितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, और ds क्या आ गया, उसके अंदर कितनी चेंज इन एंट्रोपी हो रही है। तो इन जनरल अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी लिखनी है फ्रॉम पासिंग फ्रॉम वन अडियाबैटिक टू अनदर, तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 S2 ds, चेंज इन एंट्रोपी हो रही है, पहले इनिशियल S1 थी और फाइनल क्या है, S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, dQ बाय T, T1 T2। अब बस क्या है कि जो S2 S1 है हमारे पास,
एस डी एस चेंज इन एंट्रोपी है, इज अ फंक्शन, किसका फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम। वैसे एक्सप्रेशन आया है S2 by S1 ds is equal to dq by t। ये किसका फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम एंड रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। और जो फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया बाय द सिंबल s, वो क्या है हमारे पास, एंट्रोपी। तो अब हम क्या देखते हैं, हेंस हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या है, हेंस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी, हम लोग किसकी बात करें, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, किसका फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल विज द प्रेशर हमारे पास होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होते हैं, थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स, जिनको हम डिफाइन करते हैं किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम को। तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन है थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो और एंड इट्स चेंज बिटवीन टू स्टेट्स इज इक्वल टू दी, जो एंट्रोपी के बीच में चेंज आएगा बिटवीन टू स्टेट्स जैसे कि S2 और S1, जो चेंज इन एंड इट्स चेंज, इट्स का मतलब एंट्रोपी के अंदर जो चेंज आएगा बिटवीन टू स्टेट्स इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ द क्वांटिटी dq बाय t बिटवीन द स्टेट्स अलोंग एनी इरिवर्सिबल पाथ जॉइनिंग देम। एंड ds जो हमारे पास है चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एज इट इज अ डिफरेंशियल ऑफ एन एक्चुअल फंक्शन। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग एन अडियाबैटिक चेंज हमारे पास क्या होता है, dq क्या होता है, जीरो, एज नो देयर इज नो चेंज इन हीट, हीट ना तो एक्सचेंज नहीं हो रही होती सिस्टम की विद द सराउंडिंग्स। तो जो ds होता है वो क्या होता है हमारे पास, dq बाय t। तो अगर dq जीरो है तो ds भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो दस देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एन अडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमारे पास अडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एन अडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। और अडियाबैटिक कर्व्स ऑन द पीवी डायग्राम में जो हमारे पास अडियाबैटिक कर्व्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोएंट्रोपिक कर्व्स। क्या कहते हैं, आइसएंट्रोपिक कर्व्स मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अडियाबैटिक कर्व्स को जो हमने A1 और A2 को पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था उनको हम क्या कहते हैं, आइसएंट्रोपिक कर्व्स ऑफ कांस्टेंट एंट्रोपी। सो एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज अ रिवर्सिबल अडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कोई सब्सटेंस है रिवर्सिबल अडियाबैटिक प्रोसेस में जाएगा और उसकी जो क्वांटिटी है वो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एंट्रोपी क्या होती है, वही फिजिकल क्वांटिटी है। एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज अ रिवर्सिबल अडियाबैटिक प्रोसेस। हमारे पास फिजिकल कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी का जो फिजिकल कंसेप्ट बनाना है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग एंट्रोपी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एज देयर इज नथिंग जिससे हम एंट्रोपी को फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है हमारे पास कि चेंज इन एंट्रोपी, जो चेंज इन एंट्रोपी होते हैं वो क्या होते हैं, हीट एडिड और सब्ट्रैक्टेड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करती है, वो क्या होती है, mgh। तो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास और हाइट। तो अगर हमारे पास, अगर हम लोग मान के चलें कि जो हाइट है वो क्या है, जो हाइट, जो हमारे पास जो टेम्परेचर है मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो, अगर हम टेम्परेचर को लें जिसको हमने मेज़र किया है फ्रॉम द एब्सोल्यूट ज़ीरो, जैसे हम हाइट को मेज़र करते हैं तो हाइट को हम कैसे मेज़र करते हैं, फ्रॉम दी ज़ीरो, कि कितनी हाइट है उसकी, तो उसके अंदर हम निकालते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। तो अगर हम टेम्परेचर को हाइट के साथ इक्विवेलेंट माने, अगर टेम्परेचर हम मेज़र करें फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्विवेलेंट टू हाइट, तो हमारे पास जो हीट एडिड और सब्ट्रैक्टेड है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एनर्जी। तो हीट क्या होती है, बेसिकली एनर्जी।
तो जो एंट्रोपी है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, मास के। तो जहाँ पे हीट एडिड और सब्ट्रैक्टेड क्या होते हैं बेसिकली इज एनर्जी, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इक्विवेलेंट मान रहे हैं किसके, हाइट का, तो एंट्रोपी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास, मास के। तो हम एंट्रोपी को किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं, मास के। ये हमने सिर्फ एक बार कंसीडरेशन माना ताकि हम फिजिकल कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को समझ सके कि एंट्रोपी है क्या। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, वी कैन थिंक एंट्रोपी क्या है हमारे पास, एज अ थर्मल इनर्शिया। जैसे हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लीनियर मोशन के लिए हमारे पास मास होता है। सिमिलरली जैसे हम अगर थर्मल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास थर्मल इनर्शिया के लिए क्या होता है, एंट्रोपी। कि जो एंट्रोपी है हमारे पास वो क्या है, एज अ थर्मल इनर्शिया एक्ट कर रही है, विच बेयर्स टू हीट मोशन अ रिलेटिव, which bears to heat motion a relation जो similar है to that mass bears to linear motion and or moment of inertia to rotational motion। तो ये था इसका फिजिकल कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के यूनिट्स क्या होंगे आपके पास, हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास, GQ/T। तो DQ के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल SI में या फिर कैलोरीज। तो जूल पर केल्विन या कैलोरीज पर केल्विन। तो क्या क्या होंगे ये यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, कैलोरीज पर केल्विन एंड जूल पर केल्विन। केल्विन किसके यूनिट है, टेम्परेचर के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग एन, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कि अगर हमारे पास प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है तो उसमें कितना एंट्रोपी के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे एक रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने जब कार्नोट साइकिल डिस्कस किया था तो वो प्रोसेस क्या था हमारे पास, रिवर्सिबल। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हमने क्या किया, कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि क्या है हमारे पास, अ कार्नोट साइकिल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या लिया, एक PV डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम हमने बनाया, उसके अंदर हमने कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट किया है बाय दी ABCD। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड बाय द ABCD। Q1 is the amount of heat absorbed at temperature T1 and Q2 is the amount of heat rejected at temperature T2। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर जो सिस्टम है वो BC और AD हमारे पास क्या है, 2 अडियाबैटिक कर्व्स, और AB और CD हमारे पास क्या है, 2 आइसोथर्मल कर्व्स। तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में फ्रॉम A to B, तो सब्सटेंस सिस्टम हमारा क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स। तो व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो Q1 क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। अब हमारे पास अगर सिस्टम जा रहा है A to B तो वो क्या कर रहा है, एंट्रोपी क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट है वो सोर्स क्या कर रहा है, उसको अब्जॉर्ब कर रहा है और वर्किंग सब्सटेंस Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। तो गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम A to B कितनी हो रही है, Q1/T1। B to C हमारे पास क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसमें क्या होगी, कोई भी हीट ना तो गेन हो रही है ना एक्सचेंज, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब ड्यूरिंग CD आइसोथर्मल कंप्रेशन जो वर्किंग सब्सटेंस है वो लूज कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट Q2 और सिंक को दे रहा है। तो एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कितनी लॉस इन एंट्रोपी हो जाएगा, Q2/T2। तो चेंज, नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा हमारे पास, Q1/T1 माइनस Q2/T2। अब हमें पता है कि इन अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल हमारे पास क्या होता है, Q2/T2 इज इक्वल टू Q1/T1। तो देयरफॉर जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इन अ कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल कितना आ जाएगा, 0। इट मीन्स
that the total change in entropy of the working substance in a complete cycle of reversible process is क्या है? 0. Similarly, the change in entropy of the combined system, अगर हम जो सोर्स था उसने सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस को Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई. कितनी होगी? Q1 बाई T1. और जो सिंक था उसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस से ली, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? गेन होगी. कितनी होगी? Q2 बाई T2. लेकिन अगर हम कंबाइंड एंट्रोपी देखें सोर्स और सिंक की, तो वो कितनी होगी? 0. तो हमारे पास 10 इन अ साइकिल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, हम क्या कह सकते हैं? 10 इन अ साइकिल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होगी? 0. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? 0. चेंज इन एंट्रोपी इज 0. और क्या हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो रिमेन्स अनचेंज्ड. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड. तो डेट इज हमारे पास क्या आ जाएगा? ds इज इक्वल टू Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2 समीशन Q बाई T इज इक्वल टू 0. इंटीग्रल साइन क्या रिप्रेजेंट करे? रेफर्स टू कंप्लीट साइकिल. नेक्स्ट हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस. चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इसमें हम क्या लेंगे? लेट अस कंसीडर 2 हीट इंजन्स. एक हमने क्या लिया? 1 हीट इंजन है, हमने लिया रिवर्सिबल, जो कि कौन सा होता है? कार्नोट इंजन. और दूसरा हमने हीट इंजन लिया है इरिवर्सिबल. दूसरा हमने क्या लिया? इरिवर्सिबल. वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड द सेम सिंक. एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इटा आर से. इज रिप्रेजेंटेड बाय द, हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस T2 बाय T1, where T1 and T2 are the temperatures of the source and the sink. अब नाउ ये होगी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी. नाउ इफ द इरिवर्सिबल इंजन है जो हमारे पास, इरिवर्सिबल इंजन एक्सट्रैक्ट्स कर रहा है हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स और रिजेक्ट कर रहा है Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक. तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस Q2 बाय Q1. नाउ अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, जब हमने पढ़ा था, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड द सेम सिंक. तो ईटा आई इज लेस देन ईटा आर. क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज लेस देन 1 माइनस T2 बाय T1. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि Q2 बाय Q1 इज ग्रेटर देन T2 बाय T1. और हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि Q2 बाय T2 इज ग्रेटर देन Q1 बाय T1, वेयर Q1 बाय T1 क्या है? लॉस इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, और Q2 बाय T2 क्या है? गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक. क्लियर? तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट गेन इन एंट्रोपी हमारे पास कितना आ जाएगा? Q2 बाय T2 क्या है? गेन इन एंट्रोपी, और Q1 बाय T1 क्या है? लॉस इन एंट्रोपी. तो नेट गेन इन एंट्रोपी हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट गेन इन एंट्रोपी is equal to Q2 by T2 माइनस Q1 by T1. अब हमें पता है कि Q2 by T2 is greater than Q1 by T1 from this equation. तो हमारे पास क्या आ गया कि नेट गेन इन एंट्रोपी क्या होगी? इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. मतलब देयर इज ऑलवेज अ नेट गेन ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस.
रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या रहेगी, हमेशा एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब देयर इज ऑलवेज अ नेट गेन ऑफ एंट्रोपी, ऑलवेज अ नेट गेन ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।